हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान में पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, उसके बाद हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल जैसे बहुत सारे वीडियोज को पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर उसे जरूर देख लें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम लोग उन सभी पॉइंटों को टैकल करेंगे। और वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप लोगों के 90% से ज़्यादा ही क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना राज्यसभा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में हम लोग देखें तो संसद का निर्माण कैसे होता है। तो संसद में हम लोग देखें तो होते हैं प्रेसिडेंट और होता है लोकसभा, राज्यसभा। इन तीनों के मिलने से ही बनता है संसद। तो हम लोग आज पढ़ेंगे राज्यसभा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में हम लोग पहले देखें तो राज्यसभा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। इसके कई उपनाम भी हैं, हम लोग उसे समझते हैं। तो राज्यसभा को हम लोग जानते हैं उच्च सदन के नाम से, विशेषज्ञ सदन के नाम से और स्थायी सदन के नाम से। तो विशेषज्ञ नाम इसे इसलिए दिया गया है कि इसमें कुछ विशेष रूप से विशेषज्ञों का चयन किया जाता है, जिसे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं किया जाता, यानी कि ये कभी भंग नहीं होता, इसमें यह हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं अस्थायी सदन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अस्थायी सदन किस सभा को कहा जाता है, तो हम लोगों का आंसर होगा कि राज्यसभा। ऑप्शन में कई दे दिया जाएगा, विधानसभा, लोकसभा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा को किस सदन के नाम से जाना जाता है, तो अस्थायी सदन। तो सबसे पहले तो राज्यसभा को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन और अस्थायी सदन। अब हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि इसके सदस्य कहाँ से आते हैं। तो हम लोग सदस्य में देखें इसकी संरचना में, तो इसमें मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें 250 सदस्य आते कहाँ से हैं, हम लोग ये जानते हैं। तो 250 सदस्य में से 238 सदस्य जो हैं वो स्टेट एंड यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यही फंसाता है कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो सिर्फ क्या राज्य से ही आते हैं? तो सिर्फ राज्य से नहीं आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं। 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर आते हैं और 12 सदस्यों का चयन प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम बात करें कि इसमें से 250 सदस्य में से आते कितने हैं, तो हम लोग देखें कि इसमें से कितने सदस्य कुल आते हैं। तो 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 सदस्य आते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर 245 सदस्य ही आते हैं। 250 में से 245 सदस्य ही आते हैं, लेकिन आ कितने सकते हैं, तो 250। अब हम लोग आगे बात करें इसकी। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अब हम लोग ये समझते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो हम यदि बात करें कि जो स्टेट एंड यूटी, जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य आते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता खुद उनको नहीं चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो उनको चुनते हैं। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य आते हैं वो राज्यों के विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें
कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य कैसे आते हैं, तो राज्यों के विधानसभा द्वारा वो चुने जाते हैं। और ये जो 12 सदस्य आते हैं ये तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो हम लोगों ने इसे भी समझा कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य आते हैं वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे हम लोग देखें तो योग्यता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अब हम लोग ये पहले समझते हैं योग्यता। तो पहली योग्यता होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि उसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी हो। कितनी? 30 वर्ष। आयु की हम लोग बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर समझें संसद, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25, राज्यसभा का 30 और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। तो एक सीरीज में है 25, 30, 35। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो हम संसद का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने में है? 79, इसका 80 और इसका 81। 79, 80 और 81। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और हम लोग तीसरी योग्यता देखें तो वह किसी गवर्नमेंट जॉब, उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। और तीसरी है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि वह पागल एवं दिवालिया न हो। तो यदि योग्यता में पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तीसरी वह किसी लाभ के पद पर न हो, और चौथी योग्यता होनी चाहिए कि वो पागल एवं दिवालिया न हो, यानी कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें कि कार्यकाल, उसका कार्यकाल यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और बात करें कि चुनाव कब कब होता है, तो प्रति 2 वर्ष पर होता है। यदि हम लोग कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल राज्यसभा का होता है 6 वर्ष, लेकिन यदि चुनाव पूछा जाए तो प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का अवकाश होता है। यानी कि अगर हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। यदि मान लें कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 99 है, तो 33 सदस्य यहाँ चुने गए 2014 में, 2012 में, 2014 में 33 और 2016 में 33। यहाँ पर 99 सदस्यों की संख्या पूरी हो गई। अब दोबारा चुनाव होता है, प्रति 2 वर्ष पर होता है, 18 में होगा। तो यहाँ 2012 में जो चुनाव हुआ रहेगा, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 6 वर्ष का। फिर जो यहाँ पर इनकी सीट 1/3 सीट जो खाली होगी वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हर 2 वर्ष पर चुनाव होता है। और कार्यकाल यदि कार्यकाल पेपर में पूछा जाए तो 6 वर्ष का, लेकिन चुनाव में पूछ लिया जाए तो प्रति 2 वर्ष पर चुनाव राज्यसभा का होता है। अब हम लोग बात करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ लिया है कि राज्यसभा का सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी।
कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सभा है जहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो अलग से चुने जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उन्हीं सदस्यों में से चुने जाते हैं, विधानसभा के हुए तो उन्हीं में से, विधान परिषद के अध्यक्ष तो उसी में से चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जहाँ के अध्यक्ष जो है वो अलग से चुने जाते हैं। तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी, और इनको वेतन भी उपराष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति का मिलता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो 12 सदस्यों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो राज्यसभा में विशेष रूप से राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा का कुछ विशेष पॉइंट क्या है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कि राज्यसभा कुछ विशेष। हम लोग विशेष में देखें तो एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत पर किसी बिल को पास करता है और वह कहता है कि जो राज्य सूची का विषय है ये राष्ट्रीय महत्व का है, आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा कहता है कि ये विषय राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये विशेष पावर दी गई है राज्यसभा को। यदि राज्यसभा कहता है कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूची वाले पार्ट में कि अनुसूची 7 में 3 सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में कानून संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन कोई राज्य सूची का विषय है, लेकिन आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को यह पावर दी गई है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत पर यह पारित करता है कि यह विषय या राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। यह पावर राज्यसभा को आर्टिकल 249 के तहत दिया गया है। हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो आर्टिकल है 312। आर्टिकल 312 में वर्णन किया गया है अखिल भारतीय सेवा का। इसका अखिल भारतीय सेवा का आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवा में आता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा आता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा आता है IFS। तो कोई सेवा अखिल भारतीय सेवा यानी कि किसी को अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो यह पावर भी राज्यसभा को दिया गया है। यदि राज्यसभा कहती है कि यह अखिल भारतीय सेवा में होना चाहिए तो वह होता है, यानी कि ये पावर राज्यसभा को दिया गया है। इसमें ये क्वेश्चन फंसाता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो उसमें यही IFS फंसाता है। IFS का यहाँ फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि ये यहाँ वन से संबंधित है, लेकिन वहाँ पर IFS का फुल फॉर्म दे दिया जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि फॉरेन विदेशी। तो वहाँ पर ये आप लोग वन ध्यान रखिएगा, ये वन रहता है तभी अखिल भारतीय सेवा में आता है। और तीसरा हम लोग देखें, इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा, और तीसरा होता है उपराष्ट्रपति से संबंधित।
यानी कि यदि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होता है तो पहले या जो प्रस्ताव है वह कहाँ आता है, तो राज्यसभा में आता है। यदि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो यह प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आता है, यह प्रस्ताव सबसे पहले आता है राज्यसभा में। ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा में नहीं जाता, लोकसभा में जाता है, लेकिन पहले आता है कहाँ, पहले आता है या राज्यसभा में। और एक पॉइंट हम लोग और देख लें, धन विधेयक, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आता है, तो धन विधेयक आता है लोकसभा में। ध्यान रखिए, लोकसभा में धन विधेयक पहले आता है लोकसभा में, उसके बाद वह आता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए ही आता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है तो वो खुद ब खुद पारित हो जाता है। यानी कि अगर राज्यसभा पारित करती है तो करती है, नहीं तो वह 14 दिन के बाद स्वयं पारित कर दिया जाता है लोकसभा द्वारा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं हमने सारे वो बता दिए हैं। यदि आप लोग एक बार दोबारा इसे देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।